तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो भाई आज हम लोग नया चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके पहले चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 बिल्कुल एकदम कंप्लीट कराया जा चुका है। फुल स्टेप बाय स्टेप कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। आप लोग जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और बिल्कुल विस्तार से चैप्टर 4 पढ़ा जाएगा। द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग पिछले क्लासों में, जैसे 8 के मैथ में भी है, द्विघात समीकरण के बारे में दिया गया है, क्लास 9 के मैथ में भी दिया गया है। तो जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, फिर तो एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, एकदम एक बार में ही क्लियर होगा। अगर आप लोग ये थोड़ा सा पिछले क्लासों में अगर अध्ययन किए हैं द्विघात समीकरण के बारे में, तब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पिछले क्लासों में, वो भी टेंशन की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण के क्या क्या नियम है वो सब बताए जाएंगे एकदम विस्तार से। आप लोगों को बस लगे रहना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी कुछ बताया जा रहा है ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, गारंटी के साथ क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि एकदम आसान शब्दों में आप लोगों को बताया जाता है। तो भाई अब चैप्टर 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो भाई समीकरण, आप देखो समीकरण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के होते हैं समीकरण, जिसमें आप लोगों को केवल यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, बस केवल द्विघात समीकरण के बारे में। तो भाई द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, पहले हम लोग थोड़ा परिभाषा देख लें, उसके बाद द्विघात समीकरण के प्रकार देखेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप एकदम। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण की परिभाषा ही हम लोग देख लें भाई कि क्या किसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा है कि चर x में, मतलब कि भाई यहाँ पर एक चर लेना है। अब अभी चैप्टर 3 में हम लोग 2-2 चर का प्रयोग किए हर क्वेश्चन में, ये लेकिन इसमें केवल एक चर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये एक चर में क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब एक चर में। और द्विघात समीकरण भाई बन रहा है तो उसमें एक चर तो रहेगा ही। तो इसकी परिभाषा देखें सभी लोग पहले कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चर x में हम चर x ले रहे हैं भाई, क्योंकि एक चर तो हमें चाहिए ही, तो x ले रहे हैं हम लोग। तो चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक। जहाँ a, b और c, जहाँ a, b और c तीनों अचर है। अचर मतलब कि भाई वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, जहाँ तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ तीनों अचर मतलब कि भाई वास्तविक संख्याएं हैं, तथा एक जगह पर जीरो नहीं है भाई, एक जगह पर जीरो नहीं है, यानी कि a बराबर नहीं, जीरो है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। भाई ये तो हो गया जी परिभाषा आप लोगों का कि एक द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार और देख लें
चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, जहां a, b और c तीनों अचर मतलब कि रियल नंबर्स है तथा एक जगह पर 0 नहीं है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो भाई देखो, एक द्विघात समीकरण की हम परिभाषा तो हम लोग बता ही दिए। अब इस रूप का द्विघात समीकरण बताया गया है भाई, तो इस रूप का ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे अब इसका उदाहरण देख लो जी। जैसे अब एक द्विघात समीकरण मतलब कि ये देखो जी, ये एक द्विघात समीकरण है, यह भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो आदि ऐसे हम बहुत सारे अब द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले यहाँ पर देख के समझें। समीकरण भाई मतलब सबसे पहले तो ये देखें कि द्विघात, तो यहाँ पर देखें जी, ये लिखा गया है यह एक समीकरण है। समीकरण की पहचान, उसमें एक बराबर का चिन्ह आना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह आ गया तब तो भाई वो समीकरण है। ठीक, अब कौन सा समीकरण है वो तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन बराबर का चिन्ह अगर आ जाए तो तब तो वो समीकरण है, पहचान है ये। ठीक है ना। अब देखें जी, जैसे ये द्विघात समीकरण हम लोग लिखे हैं, तो एक पहचान और देख लें यहाँ कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। देखा जी, इस समीकरण में बराबर का चिन्ह है तो पहली बात तो ये समीकरण है। उसके बाद यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो भाई ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार रैखिक समीकरण होता है, इसी प्रकार त्रिघात समीकरण भी होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को केवल द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। तो भाई ये भी देखें, ये भी एक द्विघात समीकरण है, बराबर का चिन्ह है और इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है। ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये देखो, और भी हम बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल द्विघात समीकरण अब क्या है ये देख लें सभी लोग पहचान। एक बात और ध्यान रखना है कि एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि मानक रूप ये होता है, मतलब कि पहले स्क्वायर वाला पद रहेगा, फिर एक घात वाला पद रहेगा, उसके बाद अचर पद होगा और फिर बराबर के राइट में 0। बिल्कुल, अगर ऐसे है लिखा हुआ तब वो द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में यानी कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का भाई ये विशेष ध्यान रखना है। मतलब कि देख लो पहचान, राइट में 0 होना चाहिए, बस राइट में 0 हो। अब बाकी इधर लेफ्ट में मतलब पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद हो। ऐसे लिखते हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है ये द्विघात समीकरण। तो भाई यहाँ से तो अब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, किस रूप का होता है और फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है। बाकी अब आप लोग तो देखकर पहचान जाओगे ही कि भाई द्विघात समीकरण वो है या नहीं है, देखकर तो पहचान ही जाओगे अब आप लोग। तो भाई परिभाषा हो चुका है। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण के प्रकार, तो द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार भाई देख लें अब हम लोग। तो एक द्विघात समीकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। लिख दिया जाए भाई, द्विघात समीकरण को, एक द्विघात समीकरण को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग देखो जी, पहला भाग जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध
पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और फिर दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। देखो जी, द्विघात समीकरण के प्रकार मतलब कि उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण के दो प्रकार हैं यहाँ पर। तो इन दो प्रकारों के बारे में देख लिया जाए, ठीक। उसके बाद तब हम लोग आएंगे उदाहरण पर। ये ऊपर का जो है रब कर दिया जा रहा है। देखो जी, सबसे पहले तो हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में जो है देख लें कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में इसमें परिभाषा देख लें हम लोग। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसा द्विघात समीकरण, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें दो घात वाला, जिसमें केवल दो घात वाला, जिसमें केवल दो घात वाला पद हो, दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो। दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो, तथा एक घात वाला पद न हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे देख लो भाई, जैसे मतलब कि इसमें परिभाषा में बता रहा है कि दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो। तो भाई जैसे हम लोग देखो, इसमें दो घात वाला पद है, एक घात वाला पद नहीं है, और फिर देख लो बराबर का चिन्ह भी है। तो भाई बराबर का चिन्ह तो ये समीकरण की पहचान है, ठीक है ना। तो इसमें देख लो जी, ये द्विघात समीकरण है और उसमें शुद्ध द्विघात समीकरण है। ऐसे ही तुम और भी लिख दो, देखो ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसमें एक घात वाला पद नहीं है, दो घात वाला पद है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ऐसे तुम कुछ भी लिख दो, देखो ऐसे ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि दो घात वाला पद है, एक घात वाला पद नहीं है। देख लो, तो ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम जो है और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं उदाहरण में, ठीक है ना। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो, तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अब हम लोग देख लें मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में कि मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो नंबर 2, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो भाई मिश्रित द्विघात समीकरण मतलब ये कि ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें दो घात वाला पद तथा एक घात वाला पद दोनों हो। ऐसा द्विघात समीकरण, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें दो घात वाला पद, दो घात वाला तथा एक घात वाला पद तथा एक घात वाला दोनों पद हो।
दोनों पद हो मिश्रित द्विघात कहलाता है। मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। भाई जैसे इसका भी देख लिया जाए, जैसे भाई अब लिख दो, दो घात वाला पद और एक घात वाला पद दोनों हो, तो अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो जी ऐसे, ये मिश्रित द्विघात समीकरण, दो घात वाला भी पद है, एक घात वाला भी पद है। देखो जी ये भी द्विघात समीकरण है, दो घात वाला भी पद है, एक घात वाला भी पद है और बराबर का चिन्ह भी है, तो द्विघात समीकरण, ठीक है ना। ऐसे हम और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। ये देखो जी, दो घात वाला भी पद है और एक घात वाला भी पद है, तो मिश्रित द्विघात है ये सब, ठीक है ना। तो आदि, ऐसे इसमें भी हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, देख लो बहुत सारे उदाहरण। तो अब जैसे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा होता है, कैसे हम देखकर पहचानेंगे कि वो द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में है या नहीं है। उसके बाद ये द्विघात समीकरण के प्रकार, तो द्विघात समीकरण के यहाँ दो प्रकार बताए गए हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। अब शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो भाई जिसमें ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें केवल दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो, तो फिर वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ये उदाहरण में हम लोग कुछ उदाहरण भी लिख दिए हैं। एक मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो भाई इसकी भी परिभाषा देख लो। ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें दो घात वाला पद तथा एक घात वाला पद दोनों पद शामिल हो, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ये देखें जी, दो घात वाला पद और एक घात वाला पद दोनों शामिल है, दो घात वाला पद और एक घात वाला पद दोनों शामिल है, इसमें भी दो घात वाला पद और एक घात वाला पद दोनों शामिल है भाई, तो फिर ये द्विघात समीकरण है, ठीक। तो प्रकार भी समझ में आ गया होगा। तो फिर इतना अगर क्लियर है आप लोगों का, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब उदाहरण एक हम लोग उदाहरण शुरू करेंगे। तो भाई ये अब रफ कर दें हम लोग, ये रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद उदाहरण एक शुरू किया जा रहा है अब। हाँ तो बच्चों उदाहरण एक देख लिया जाए। उदाहरण एक में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। अब पहला भाग, तो इसमें दो भाग है, उदाहरण एक में दो भाग है, जिसमें पहला भाग ये कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो भाई हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कितने कंचे थे। भाई अब देखो जी, इस क्वेश्चन में अभी उदाहरण एक में आप लोगों को केवल जो भी समस्याएं दी गई हैं, इसमें केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, हल नहीं ज्ञात करना है। हल ज्ञात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अभी इसमें केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है बस। तो क्या करना है फिर हम लोग देखें अभी क्या है इसमें समस्या क्या दी गई है। समस्याओं को पढ़ कर द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, केवल हल ज्ञात नहीं करना है। हल हम लोग आगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो जी, अब इसमें मानना क्या है, तो भाई जान और जीवंती यहाँ दो लोग हैं और कह रहा है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है जी। कितने कितने कंचे हैं हमें ये नहीं पता है, कितने कंचे जॉन के पास है और कितने कंचे जीवंती के पास है ये हमें नहीं पता है। तो इसमें से अब एक हम लोग मानेंगे, और ये द्विघात समीकरण एक चर की बात हो रही है, तो एक चर ही मानना है, दो चर तो मानना नहीं है भाई। इसके पहले चैप्टर 3 में हम लोग दो चर मान रहे थे, लेकिन इसमें दो चर नहीं मानना है, इसमें एक चर मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई जान और जीवंती दो लोग हैं, तो इन दोनों लोगों में से अगर एक लोग का हम मान लें, देखो जी कैसे होगा।
अब समीकरण बनाया जा रहा है, तो समीकरण बनाने के लिए काम क्या क्या किया जा रहा है, किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर हम जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ले रहे हैं, माना जॉन के पास कंचों की कुल संख्या बराबर है x, तब जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या बराबर, अब देखो जी कितना होगा, तो वो होगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। भाई क्यों? क्योंकि भाई दोनों लोगों को मिला, जॉन और जीवंती के पास, दोनों लोगों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, ठीक। तो अगर उसमें से हमें जॉन के वाला कंचों की संख्या पता चल जाए, तो फिर जॉन वाली कंचों की संख्या टोटल में से माइनस कर दो, तो क्या बचा, तो जीवंती वाली कंचों की संख्या बचेगी, फिर देख लो। तो इसीलिए 45 में से माइनस किया गया जी। तो देख लो, माने हम लोग एक चीज़, और ये जो है क्वेश्चन के अनुसार वो निकला है। अब प्रश्नानुसार जो है क्या बोल रहा है भाई, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। देखो जी 5-5 कंचे दोनों खो रहे हैं, तो दोनों खो रहे हैं तो भाई माइनस हो रहा है, यानी कि जॉन के पास इतने कंचे कुल हैं, इसमें से लो जी ये -5 कर दो, 5 कंचे खो दिया, ठीक है ना। उसके बाद गुणनफल का चिन्ह लगाते हैं हम लोग। फिर जीवंती का देख लो, कह रहा जीवंती के पास भी इतने कंचे हैं, अब वो भी 5 कंचे खो दी, तो 5 कंचे खो दी मतलब 5 माइनस करो जी, लो ये 5 कंचे खो दिए, भी 5 माइनस हो गया तो 5 कंचे खो दी। तो यानी कि देखो जी 5 कंचे खोने के बाद ये जॉन के पास कंचों की संख्या, 5 कंचे खोने के बाद ये जीवंती के पास जो है कंचों की संख्या, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणनफल बराबर 124 बता रहा है। 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जितने जितने कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124, बस हो गया, बना दिए हम लोग। जो भी समस्या दी गई थी उससे हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ जाएं तो अभी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाई 2 ब्रैकेट में रुको 1 मिनट, पहले ये थोड़ा सा घटाना है हम लोग। ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब देखो इसे अरे आगे बढ़ेंगे, समीकरण बनेगा अभी द्विघात समीकरण, और ये बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। अब देख लें जी, बारी बारी से मल्टीप्लाई, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, बारी बारी से गुणा कर दिया गया। उसके बाद भाई अब उसे सेट करना है, एक द्विघात समीकरण हमें बनाना है, और एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कि पहले द्विघात वाला पद रहेगा, फिर एक घात वाला पद होगा, फिर अचर पद होगा, ठीक, और बराबर के राइट में 0 होना चाहिए। तो भाई हमें ये सब काम अब यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसे लिख दे रहे हैं, ये देखो जी स्क्वायर वाला पद भाई पहले है तो पहले उसे लिख दिया जाए। उसके बाद देखो जी ये 40 और 5 45x प्लस में, इसे लिख दें हम लोग 45x, ये लिख दिए। उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद ये देखो जी माइनस 200, और ये 124 का भी पक्षांतर करो। देखो कुछ कुछ हो रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में सेट हो रहा है। अब देखो जी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही हम लोग लिखें। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये जोड़कर 324 आएगा। 324 आ गया जी, देखो ये भी।
बस द्विघात समीकरण बन गया है, लेकिन अभी नहीं ये माइनस हटा दिया जाए पहले ही स्टार्टिंग शुरू में ही माइनस नहीं, ठीक है। तो ये माइनस हटाने के लिए माइनस का सम में गुणा, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में माइनस से गुणा कर दिया जाए, माइनस हट जाएगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये माइनस में 45 एक्स कर दो, फिर ये हो जाएगा प्लस में 324, और जीरो में भाई माइनस का गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा। तो ये देखा जी आप लोगों का यहाँ पर ये द्विघात समीकरण यहाँ पर आप लोगों का बनकर तैयार हुआ, और ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का कंप्लीट, मतलब कि जो भी समस्याएं दी गई थी हम उनको पढ़ कर अपने तरफ से मानते हुए समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण। और जो द्विघात समीकरण बना हुआ है देखो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बाकी हमें हल ज्ञात नहीं करना है, अभी केवल समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है। तो भाई तो ये अब उदाहरण आप लोग का ओके क्लियर। और फिर अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के दूसरे भाग पर, इसी का दूसरा भाग, उसमें देखा जाए भाई क्या दिया है, क्या समस्या बता रहा है, क्या कह रहा है। तो फिर इसे रब कर दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो उदाहरण 1 का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखें जी, प्रश्न मतलब यह है कि एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ खिलौने बनाता है। वो कितने खिलौने बनाता है सुबह से शाम तक, वो कितने खिलौने बना देता है, वही चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो मतलब कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, उसमें एक खिलौने का मूल्य भी बता दिया है, और सुबह से शाम तक एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उसकी कुल लागत भी बता दी गई है। तो उस दिन कुल कितने खिलौने बने वो ज्ञात करना है हमें। तो भाई जो पहले पूछा है वही मान लें हम लोग कि माना उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या बराबर x। माना उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या बराबर x। चलो जी, हम लोग तो x मान लिए जी कि उस दिन जो है सुबह से शाम तक भाई कुल x खिलौने बने। और उसके बाद और देखो जी, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये मूल्य भी हम लोग निकालते हैं, क्योंकि मूल्य के बारे में बताया है यहाँ पर। देखें जी कैसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कह रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो 55 में से घटा दो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। लो जी, ये इतने रुपए, ठीक है ना। यानी कि हम जो है यहाँ पर दो चीज़ अब मान लिए, एक दिन में कितने खिलौने कुल बने वो x मान लिया गया है, और तथा एक खिलौने का मूल्य कितना हुआ वो एक खिलौने का मूल्य मान लिए हम लोग, ठीक है ना। बस अब प्रश्नानुसार जो है आगे बढ़े हम लोग। अब देखो जी, प्रश्नानुसार कैसे हम आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त होगा। उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उन सबकी लागत 750 रुपये, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मतलब कि कुल इतने खिलौने बन रहे हैं एक दिन में, ठीक है ना, उतने खिलौने बन रहे हैं, गुणे एक खिलौने का मूल्य 55 - x रुपये है।
तो भाई कुल इतने खिलौने बन रहे हैं, उसमें एक खिलौने का जो रेट है उससे गुणा करना है अगर, तो ये बराबर 750 रुपये हो जाएगा। देख लो जी, इस प्रकार ये अब यहीं से ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। लिख दिए हम लोग, जो समस्या बताया गया है इसमें वो सब हम लोग लिख दिए, मान लिए लिख दिए। तो भाई आगे बढ़ जाएं अब हम लोग। तो ये हो गया जी 55x, ये हो जाएगा -x²। और एक काम करो, 750 का यहाँ पर पक्षांतर भी कर दो, क्योंकि पक्षांतर तो करना ही पड़ेगा, हमें राइट में 0 रखना है और द्विघात समीकरण बनाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर छोड़ना है। तो भाई देखो, द्विघात समीकरण तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देखकर पता चल रहा है कि बन ही चुका है, बस थोड़ा सा ये इधर उधर कर दिया जाए सेट। जैसे ये स्क्वायर वाला पद पहले ला दो, ये एक घात वाला पद यहाँ पर लाओ, उसके बाद ये 750, ठीक। लेकिन अभी आंसर नहीं, अभी ये माइनस का भी गुणा करें हम लोग। तो देखो जी, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये जी देख लो बन गया पूरा ठीक ठाक द्विघात समीकरण, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, बिल्कुल मानक रूप में द्विघात समीकरण हम लोग बना दिए। बाकी हल तो अभी ज्ञात नहीं करना है, अभी तो केवल हमें बस समीकरण बनाकर ही छोड़ना है। हल आगे ज्ञात करेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम आगे दिया गया है, सब आगे हल ज्ञात होगा, ठीक है ना। और हल कैसे ज्ञात होगा वो सब बताया जाएगा, एकदम आप लोग को बिल्कुल बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो फिलहाल देखो जी, ये उदाहरण 1 का सेकेंड पार्ट भी, जो भी समस्याएं दी गई हम लोग पढ़ कर समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण, तो बन गया। ये उदाहरण 1 आप लोग का कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए बच्चों को जोड़िए। जो नए बच्चे हैं, मैथ से जो घबराने वाले बच्चे हैं, उनको जोड़िए, IR कोचिंग सेंटर से जुड़ें। तो मैथ की बम्पर तैयारी ऐसे ही करवाई जाएगी, बिल्कुल कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, एकदम सब बताया जाएगा। आप लोगों को जहाँ से जो भी कुछ पूछना है कमेंट करिए, सब आंसर सब बताया जाएगा, सब आंसर दिया जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, फिर हम लोग उदाहरण 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।